बुलेटिन का यहाँ बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में सेफ सिटी मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ। पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस प्रैक्टिस बढ़ाने, नेशनल हाईवे से स्पीड ब्रेकर्स को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन, मफरूर मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मुमताज़ समारी से। जी मुमताज़, बताइएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से और क्या का अहकामात जारी किए गए हैं। ये सेफ सूबा सिंध में अमन अमान, स्ट्रीट क्राइम और सेफ सिटी मंसूबे में ताख़ीर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में होने वाले सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ था। इजलास के मिनट्स जो हैं वो आज जारी किए गए हैं। इजलास में IG सिंध, DG रेंजर्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, सूबे भर के DIGs और दीगर ने शिरकत की थी। सक्खर और लाड़काना में डकैती, अगवा बर तावान के बढ़ते वाक़यात पर इजलास में तशवीश का इजहार किया गया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम और लूट मार के वाक़यात भी जो है ज़ेर गौर लाए गए थे। इजलास में ब्रीफिंग दिया गया कि अमन अमान की मखसूस सूरत हाल के बाद सूबे भर के अवाम में तशवीश पाई जाती है, जबकि क़याम अमन जो है बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से अमन अमान और स्ट्रीट क्राइम पर इजहार जो है तशवीश किया गया। इजलास में ये कहा गया है कि मुनज़्ज़म जराइम में 62 सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इलाका पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। इजलास में तबादला ख्याल, अगवाकारों की जानिब से मुल्ज़िमों पर तशद्दुद की वीडियोज़ भी समाजी वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। डकैती और कातिलों को कानून का कोई खौफ नहीं है, लिहाजा सूबे भर में जराइम में इजाफा हो रहा है। मीटिंग्स के मिनट्स के मुताबिक कच्चे के डाकुओं को फर्जी कार्रवाई के जरिए काबू नहीं किया जा सकता। इस वजह से हाईवेज और शहरों में दिन दिहाड़े ऐसी वारदातें होती हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है, जबकि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पुलिस, रेंजर्स और दीगर रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। इजलास में जो मिनट्स हैं उसके मुताबिक शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि कश्मोर, कंदकोट, शिकारकोट, जैकोबाद और घोटकी में बढ़ते हुए जराइम की वजह से बुरी तरह मुतासिर हैं। बढ़ते हुए जराइम की वजह से अक़ीदतों को अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, जबकि सीनियर प्योनी जज ने इजहार तशवीश किया है कि कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असला जो है वो कैसे पहुंचता है, जिस पर IG सिंध ने उनको बताया कि कच्चे के इलाके में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस पैकेट्स भी जो है वो कायम की गई हैं और उनमें इजाफा हुआ है और वारदातों में कमी आई है, जबकि कच्चे के डाकू के पास जदीद हथियारों की वजह से पुलिस का भी भारी नुकसान हुआ है। DG रेंजर्स ने मौका अख्तियार किया कि कराची के अलावा दीगर अजला में भी जो है 1500 रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। कराची में रेंजर्स के 11,000 एहलकार तैनात हैं जो कि पुलिस की जो है वो मामलत करते हैं। रेंजर्स के पास सूबे में पुलिसिंग के अख्तियारात नहीं है। DG रेंजर्स ने इजलास को ब्रीफिंग दी है। DG रेंजर्स ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को मामलत फराहम करते हैं। रेंजर्स के चेक पोस्ट शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर बनाई गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पिक्स में इजाफा, नेशनल हाईवे से स्पीड ब्रेकर खत्म किए जाएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान फुकदान खत्म किया जाए, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। ये चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है। जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी हुक्म दिया कि मफरूर मुल्ज़िमान के डेटा नादरा से लिंक करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। PTA को मोबाइल फोन सिर्फ जारी करने के तरीक़ेकार बगौर जायजा लिया जाए। SSP और इलाका SHO को किसी भी वाक़े के जिम्मेदार होंगे। किसी भी पुलिस अफसर का मुकर्रर मुद्दत से पहले तबादला नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी हुक्म दिया है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स, गैर कानूनी असला फराहम करने वाले गिरोहों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। चोरी शुरा अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का भी चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है। सेक्रेटरी महकमा दाखिला के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट 5 मरहल में मुकम्मल होगा। सेफ सिटी भी मंसूबे का पहला मरहला 2 साल में मुकम्मल होगा। जी मुमताज़, बताइएगा कि क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए अब तक इतने इदारे बनाए जा चुके हैं कराची में, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इसमें कोई कमी नजर नहीं आई, क्या वजह इसकी? देखिए, जो इजलास हुआ जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो हुकाम थे वो अदालत में पेश हुए, चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार भी किया है और तमाम पर जो है तशवीश का इजहार किया है कि जब इसमें एहलकार जो हैं वो तैनात हैं फिर भी स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ क्यों रही है। शहरों में स्ट्रीट क्राइम है, जबकि कच्चे के इलाकों में
اغوا برائے تاوان کے معاملات ہوتے ہیں، جو ادارے ہیں جس میں آئی جی سندھ کا یہ موقف ہے کہ وہ کارروائیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ آئی جی سندھ کے مطابق وارداتوں میں کافی جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ کچے کے علاقے کا ذکر ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پولیس ٹکٹ جو ہیں اس میں بھی اضافہ کیا ہے، جبکہ ڈی جی رینجز کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو 11,000 اہلکار ہیں وہ یہاں پر تعینات ہیں کراچی شہر میں۔ جو چیف جسٹس نے آئندہ سماعت جو آئندہ اجلاس ہوگا اس پر بھی تمام رپورٹس طلب کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹ کرمنل کو قابو پانے کے لیے جو ہے جلد اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس نے واضح حکم دیا ہے کہ عوام کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جی ممتاز، بتائیے گا کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے یہ ابھی تک مکمل؟ دیکھیں جی، فنڈز سے متعلق رپورٹ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے کہ کتنے کروڑ اور کتنے جو ہیں ارب مختص کیے گئے ہیں، لہٰذا سیکٹری محکمہ داخلہ کی جانب سے جو عدالت جو اجلاس میں بیان دیا گیا ہے اس میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ 5 مراحل میں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ سیف سٹی پروجیکٹ پر جو ہے کراچی کی عوام کی امیدیں بھی وابستہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ پولیس کی بھی یہ مطالبہ رہا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، کیونکہ سیف سٹی پروجیکٹ 5 مراحل میں تو مکمل ہوگا۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں وہ 2 سال لگ سکتے ہیں، جو سیکرٹری داخلہ نے عدالت میں بتایا، جس میں اہم شہرائیں ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے جائیں گے اور جو کراچی کے پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے جائیں گے تاکہ وہاں پر جو بھی وارداتیں ہوں یا قانون کے خلاف کوئی وہاں پر عمل ہو تو وہ کیمرے کے آنکھ میں محفوظ ہوں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے دیگر مراحل کو بھی عدالت نے جج نے جلد سے جلد مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کا کہنا ہے یہ جو ہے 5 مراحل میں سیف سٹی پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا، جس کے پہلا مرحلہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ جی ممتاز، پہلا مرحلہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کیا ہے، 2 سال میں مکمل ہوگا، مزید کون سے مراحل اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے بعد پہلا مرحلہ اہم شہروں میں سی سی ٹی وی فوٹیج لگانا ہو گیا۔ جو دوسرے مراحل ہیں وہ کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج لگائے جانے ہیں، جو اہم سڑکیں ہیں گلیاں ہیں وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے، جو پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی لگائے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گنجان آبادی والے علاقے ہیں جہاں پر کرائم کی ریشو جو ہے بنسبت دیگر علاقوں سے زیادہ ہے، وہاں پر ملزمان آسانی وارداتیں کرتے ہیں، موبائل سنیچنگ کے واقعات ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے۔ نہ صرف سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے بلکہ ان تمام سی سی ٹی وی کیمروں کو مانیٹر بھی کیا جائے گا اور انہی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ان ملزمان کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا، وارداتوں کو کنٹرول کیا جائے گا، وارداتوں کا مانیٹر کیا جائے گا۔ اور سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلق جو ہے وہ حکومت بھی جو ہے وہ سنجیدہ ہے، اسی لیے جب اجلاس ہوا تو چیف جسٹس نے واضح حکم دیا کہ اس سیف سٹی پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے، کیونکہ سیف سٹی پروجیکٹ سے جو ہے جرائم کا ریشو کم ہونے کے ممتاز، آپ جرائم کے حوالے سے کیونکہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی چوری کی بھی بات کی، تو بتائیے گا کیا مارکیٹس میں ایسا کوئی نظام لاگو نہیں جہاں پر چیزیں فروخت کرنے والی کی کوئی شناخت رکھی جائے، اور جیسے آئی ڈی کارڈ وغیرہ کی کاپی، اور کیسے چور یا ڈاکو جو ہے وہ چیزیں آسانی سے بازاروں میں فروخت کرتے ہیں؟ بالکل، اس وقت پاکستان اگر بالخصوص کراچی کی بھی بات کی جائے تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو چوری شدہ موبائل جو ہیں وہ مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں اور ان کے جو ہے ای ایم آئی نمبر چینج کر کے فروخت کیے جاتے ہیں۔ دیگر چیزوں میں جو ہے کباڑ کی مارکیٹیں ہیں وہاں پر بھی فروخت کی جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل جب جو وارداتوں میں چھین جاتے ہیں ان کو بھی پارٹس میں فروخت کیا جاتا ہے، اور یہ پولیس کے پاس بھی بہت ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، لیکن تاحال اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا گیا ہے۔ جو اجلاس میں اہم باتیں ہوئی ہیں وہ کراچی سے متعلق بھی ہوئی ہیں اور عدالت نے سختی سے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے وہ اداروں کی ذمہ داری ہے، جس میں آئی جی سندھ کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم وارداتوں کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اگر چوری شدہ چیزوں کی فروخت کی بات کی جائے تو کراچی میں ایسی مارکیٹیں بھی جو ہیں وہ چور بازار کے نام سے مشہور تھی کسی زمانے میں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چوری شدہ چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ اب تو چوری شدہ چیزوں جیسے موبائل ہے اور موٹر سائیکلیں ہیں جو کہ زیادہ تر کراچی کے شہریوں سے چھینے جاتے ہیں، اور موبائل کے جو ای ایم آئی ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں۔ جو موٹر سائیکلیں ہیں ان کو پارٹس میں جو ہے وہ کاٹ کر کباڑ کے دکانوں میں فروخت کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی موبائل جو ہیں
ये भी इतला आ रही है कि बाहर जो स्मगलिंग होते हैं और वहाँ भी जो है फरोख्त किए जाते हैं। तो इस मुतालिक भी जो है वाज़ेह अहकामात हैं और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इस मरहले में अहम अपना किरदार अदा कर सकता है। तो लिहाजा अब आइंदा समात जो आइंदा इजलास होगा उसमें तमाम इदारे अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे, साथ ही साथ पेशरफ रिपोर्ट भी जमा कराएंगे कि इस इजलास में जो वाज़ेह अहकामात आए हैं उन पर कितना अमल दरामद हो गया है। जी मुमताज़, आप कैमरों के हवाले से बात कर रहे थे और क्राइम जो है वहाँ पर भी होते हैं अभी भी, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं। तो मसला जो है वो है अमल दरामद करवाना। तो क्या लगता है आपको ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इसके बाकी जितने भी मराहल जो हैं वो कंप्लीट होंगे तो क्या अमल दरामद करवाया जाएगा जो अभी तक नहीं करवाया गया? देखिए जी, अमल दरामद करना इदारों की जिम्मेदारी है और जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी जो हैं जराइम और जो वारदातें हो रही हैं और अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इंतहाई संजीदा हैं। उन्होंने इजलास में IG सिंह को भी जो है वो तलब किया था और DG रेंजर्स भी जो वहाँ पर शरीक हुए थे। ना सिर्फ DG रेंजर्स बल्कि सिंध के जितने भी CID थे वो भी वहाँ पर शरीक हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पर सेक्रेटरी दाखिला भी जो है वो शरीक हुए थे। अदालत में जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इजलास में भी ये वाज़ेह किया था कि वारदातें जो हैं वो कम की जाएं, चाहे वो कराची के इलाके हों या असल के जो है कच्चे के इलाके हों। अदालत ने ऑब्जर्वेशन में जो मीटिंग के मिनट्स बाहर आए थे उस पर भी ये मामला सामने आया था। अदालत ने वाज़ेह किया था और ये जो चीज़ सामने आई थी कि जहाँ पर वारदातें होती हैं वहाँ पर SSPs और SHOs का जो है वो तबादला जल्दी किया जाता है। इस पर भी अदालत ने जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि मुद्दत से पहले किसी भी अफसर को वहाँ से तबादला ना किया जाए। अगर वहाँ पर कोई वारदात होती है, कोई क्राइम होता है तो जिम्मेदार जो है वो इलाके का SHO और SP खुद होंगे और उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर वारदातों को कंट्रोल करें। क्योंकि तमाम ज्यादातर अफसरान का यही इल्जाम होता है कि उनको 1 महीना भी नहीं होता तो उनका तबादला किया जाता है, इसलिए वो जराइम को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इजलास में जो चीफ जस्टिस ने ये हिदायतें दी हैं कि मुद्दत से पहले किसी भी अफसरान को वहाँ से तबादला नहीं किया जाए। जहाँ बात अमल दरामद पर आती है तो बिल्कुल ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो कानून है उस पर अमल दरामद कराए, शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। वहाँ पर भी CCTV कैमरे में जो फुटेज अभी जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर भी फुटेज आते हैं, लेकिन मुलजिमान जो है पुलिस की गिरफ्त से बालातर हैं। ये भी इतला आती हैं कि जो छीने गए मोटरसाइकिल्स हैं वो कबाड़ में फरोख्त होती हैं, छीने गए मोबाइल फोन्स हैं उनके EMI जो है वो चेंज करके दोबारा मार्केट में आसानी फरोख्त होते हैं और इस वक्त जो है मार्केट में यूज शुदा जो मोबाइल्स हैं वो आसानी फरोख्त होते हैं और उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ना लेने वाले से कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली जाती है और देने वाले से कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली जाती है। जी मुमताज़, अभी आप शनाख्ती कार्ड के बारे में बात करें तो और एक बात हमने ये भी सुनी है कि मफरूर मुल्ज़मान जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की बात की गई है। अब तो FBR जिस तरह टैक्स चोरों के सम्स ब्लॉक करने जा रहा है तो पुलिस में भी एक कोई महकमा ऐसा है जो चोरों के खिलाफ ऐसे इकदाम करे, या अगर नहीं है तो फिर अभी तक क्यों नहीं किया गया? आज जो इजलास में ये बात आई है सामने कि PTI के लिए मैकेनिज्म बनाने के लिए बात सामने आई है कि ये सिर्फ किसी को जारी करे तो एक तरीक़ेकार उसमें जो है वो लाजमी होना चाहिए। मफरूर मुल्ज़मान का डेटा नादरा से लिंक करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी जो है हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क किया कि PTI को मोबाइल फोन सिम जारी करने के तरीक़ेकार का बहुत जायजा लिया जाए और साथ ही साथ ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं कि मुख्तलिफ नामों से जो है वो सिमें निकलवाई जाती हैं, बाद में जराइम पेशा अफराद जो हैं उन सिमों का इस्तेमाल भी करते हैं और उन मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं जो छीने जाते हैं। इस मुतालिक भी चीफ जस्टिस ने यही अहकामात दिए हैं कि PTI जो है मोबाइल फोन सिम जारी करने से पहले तरीक़ेकार जो है वो तय करे और उनका भी जायजा लेने का भी हुक्म दिया है। और जो मफरूर मुल्ज़मान है जो मुख्तलिफ वारदातों में बार बार जो हैबिचुअल क्राइम में मुलविस होते हैं उनका डेटा नादरा से लिंक करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दिया है ताकि वो भी किसी भी एक्टिविटी में मुलविस ना हो। और ये बात जो है वो बिल्कुल सामने आई है कि मफरूर मुल्ज़मान ऐसे हैं जो पहले गिरफ्तार हो जाते हैं, बाद में जमानतों पर आते हैं और दोबारा जो है वारदातें करते हैं। इस मुतालिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके शनाख्ती कार्ड जो है अब वो ब्लॉक किए जाएं और जो सिमें जारी की जाती हैं उन पर भी जो है उस मामले पर भी जायजा लेने का हुक्म दिया है। जी ताकि बढ़कर आपको बताएं कि नान भाइयों ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सस्ती रोटी का ऐलान, लेकिन शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। तंदूर की फी रोटी सरकारी कीमत 17 रुपये मुकर्रर, जबकि बाजार में 30 रुपये तक फरोख्त होने लगी है।
तफसीलात जानते हैं कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। आटा सस्ता, इंतजामिया का रोटी कम कीमत बेचने पर इसरार, तंदूर वालों का मानने से इनकार, अवाम महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर। रोटी की सरकारी कीमत मुकर्रर लेकिन अमल दरामद कहीं नहीं। कमिश्नर कराची ने तंदूर की रोटी की सरकारी कीमत 17 रुपए और चपाती की सरकारी कीमत 12 रुपए मुकर्रर की। शहर में ताहाल तंदूर की रोटी 20 रुपए से 30 रुपए तक और चपाती 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि गरीब के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। मनमानी कीमत में रोटी मिलती है। 15 रुपए या 12 रुपए जितनी भी रोटी मिलनी चाहिए इतनी ही मिलनी चाहिए जो गरीब आदमी हर मंजिल बैठे खा भी ले। 30 की कहीं मिल जाती है, कहीं 35 की भी मिल जाती है। हर किसी ने अपना अपना रेट बनाया हुआ है, क्या करें, हमने तो खानी है। होटल मालकान सरकारी कीमत पर रोटी फरोख्त करने पर तैयार नहीं। कहते हैं अखराजात को मद्देनजर रखते हुए रोटी की कीमत मुकर्रर करते हैं। अभी तो देखेंगे हम डिफेंस में बैठे हुए हैं, दुकानों के रेट क्या नाम रेंट वगैरह भी हो गया और भी यानी कि मेंटेनेंस हो गए, गैस वगैरह भी सही है, मजदूरों को भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर आटा हमें फिर भी और भी सस्ता हुआ तो मजीद हम कम करेंगे। शहरियों का मुतालबा है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर सस्ती रोटी का हसूल आसान बनाया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर की अदम तैनाती, मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। 1300 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा ना की जा सकीं। मजदूरों का इस हवाले से एहतजाज किया गया। तनख्वाहों की बाकायदा अदायगी का मुतालबा भी किया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। टाउन इंतजामिया की नाअहली या गफलत, म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती में ताखीर, मजदूर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन रवा बरस की 28 मार्च से म्यूनसिपल कमिश्नर से महरूम है, जिसके बायस तमाम अदायगियां बंद हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा न की जा सकी, जिसके खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मामला तो हमारी तो रिक्वेस्ट है वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर बल्दियात से कि ये जो SCU के अफसरान जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम और बिजनेस हमारा पूरा रुक जाता है, तो हम तो इनसे गुजारिश करेंगे कौंसल के अफसरान को भी TMC बनाया जाए, जिसकी वजह से या अगर जब तक TMC नहीं है उस वक्त तक कौंसल के अफसरान को इजाफी चार्ज दिया जाए। सबसे पहला मसला जो आपके सामने ये हमारे साथी खड़े हुए, तकरीबन 1 महीना 15 दिन हो गए तनख्वाह नहीं हुई। दूसरे जो दफ्तरी मामलात हैं वो सारे स्टक हो गए, बिल्कुल रुक गए, यानी कि हम जवाली की तरफ आ गए। जहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था आज हम वहीं जीरो पे खड़े हैं। सीनियर नायब सदर लेबर विंग फंक्शनल लीग सैयद नजम रिजवी बोले, तनख्वाहों की ताखीर से मेहनत कशों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फौरी म्यूनसिपल कमिश्नर की तकर्री अमल में लाई जाए या फिर DDO पावर किसी दूसरे अफसर को तफवीज़ किए जाए। लोगों के यूटिलिटी बिल्स जो है वो उसके ऊपर जो है प्लेंटीज लग चुकी हैं, उनका क्या होगा। स्कूलों की बच्चों की फीसें उनको स्कूलों से निकाल दिया गया है। ठीक है, ये हाल है। सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि भाई जितनी जल्दी है फौरी तौर पे जो है इस पे एक्शन लिया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनकी भी नॉलेज में है कि हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती जो है वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है, और जिसकी वजह से जो काउंसिल के फंक्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सस्पेंडेड हैं और हम कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये एक और सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें, और मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं आप देखेंगे लोग ऑफिस के बाहर भी जमा हैं और ख़ास से ज़्यादा जो है ना लोग इस चीज़ के ऊपर जो है नाराज़ हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में अदायगियाँ ना होने से इंतजामी बहरान संगीन हो गया है और अवामी खिदमात को भी ब्रेक लग गया है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास हुआ। 36 अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध के ज़र सदारत सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ग्रेड 19 से 21 ग्रेड में प्रमोशन पर फैसले किए गए हैं। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के 36 से ज़्यादा अफसरान को तरक्कियाँ दी गई और PCS चंद महकमों में कार्ड सर्विस यानी तकसीम किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। इजलास में चीफ PSS और सेक्रेटरी और मुताल्लिका महकमों के वज़रा और सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। सिंध हुकूमत ने NICVD हस्पताल को अपग्रेड कर दिया। वज़ीर सेहत सिंध ने कहा है कि हस्पताल में बिस्तरों की तादाद 100 तक पहुँच गई। NICVD में बच्चों को तड़पता देखकर दुख होता था, मगर अब हस्पताल को बढ़ता देखकर खुशी हो रही है।
ڈاکٹر ازرا پیچوہو نے شہریوں کو فاسٹ فوڈ کھانے سے بھی اجتناب کا مشورہ دے دیا. مزید جانتے ہیں محمد حماد کی اس رپورٹ میں. NICVD میں کارڈیو MRI سیکشن اور ایمرجنسی کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر صحت ازرا پیچوہو نے بتایا کہ ایمرجنسی کی تزئین و آرائش کے بعد بستروں کی تعداد 100 ہو گئی. NICVD کو بڑھتا دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. وزیر صحت کا کہنا تھا کہ عام آدمی 2 وقت کا کھانے کا بندوبست نہیں کر پا رہا, وہ علاج کیسے کرائے گا. شہریوں کو فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑنا پڑے گا. Patient Aid Foundation PAF has really committed to giving us the money for it, and I'm very glad that they are contributing also to it, so I'd like to thank them also. NICVD کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر صغیر کا کہنا تھا اب تک 13 لاکھ مریض کراچی کے چیسٹ پین یونٹس آ چکے ہیں. That was started in 2021, and then PTMC we are doing 400 PTMC last year, and then TAVI so far we did 152. Last year we did almost around 40-45. وزیر صحت نے تقریب میں اختتام پر بتایا کہ پیٹس کارڈیولوجی کا علیحدہ یونٹ جلد فعال کر دیا جائے گا. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. میٹرک امتحان مذاق بن گئے. چوتھے روز بھی پرچہ واٹس ایپ پر لیک کر دیا گیا. بورڈ بھی نقل مافیا کے آگے بے بس دکھائی دیا. میٹرک امتحانات کے دوران 200 طالبات کا امتحانی مرکز تبدیل کر دیا گیا. گورنمنٹ گرلز اسکول کے طالبات کو ملیر کے امتحانی مرکز جانا پڑا. کرسی نہ ملنے پر طالبات رو پڑی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عائمہ خان کی اس رپورٹ میں. تعلیمی بورڈ کا طلبہ کے ساتھ کھلواڑ. امتحان شروع ہونے کے بعد تک 200 طلبات کے امتحانی مراکز کا تعین نہ ہو سکا. 200 طلبات کو اچانک ملیر کے امتحانی مرکز میں بھیج دیا. گورنمنٹ گرلز اسکول میں اچانک 200 طلبات پہنچنے پر جگہ کم پڑ گئی. کرسی نہ ملنے پر طلبات رو پڑیں. 23 میں آپ کے بچے بیٹھے کلاس کے, آپ کی کلاس میں باہر لگی اوپر 23. پرچہ 45 منٹ تاخیر سے شروع ہوا. طالبہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس جگہ کا ہی بتایا گیا تھا, اب ہم کہاں جائیں. دوسری جانب امتحان میں نقل مافیا کو قابو کرنا بورڈ انتظامیہ کے لیے امتحان بن گیا. نقل مافیا بے لگام اور بورڈ انتظامیہ خاموش تماشائی. مسلسل چوتھے روز سوال نامہ قبل از وقت لیک ہو گیا. 10ویں کا انگریزی کا پرچہ کمرہ امتحان سے قبل واٹس ایپ گروپ تک جا پہنچا. نقل مافیا نے پرچہ حل کر کے بھی مختلف گروپس میں وائرل کر دیا. ادھر میٹرک کے امتحانات کے دوران کئی امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا. طلبہ و طالبات نے شدید گرمی میں امتحان دیے. عائمہ خان, سٹی 21. بجلی کمپنیوں کی جانب سے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ. طلباء کو لوڈ شیڈنگ سے درپیش مشکلات پر نیپرا نے نوٹس لے لیا. نیپرا نے بجلی کمپنیوں کو لوڈ شیڈنگ پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. امتحانی پرچوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو برقرار رکھنے کا بھی کہہ دیا. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. بجلی کمپنیوں کی جانب سے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ. طلباء کو لوڈ شیڈنگ سے درپیش مشکلات پر نیپرا نے نوٹس لے لیا. نیپرا نے بجلی کمپنیوں کو لوڈ شیڈنگ پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. امتحانی پرچوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو برقرار رکھنے کا کہہ دیا. جی ہاں, آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ بجلی کمپنیوں کی جانب سے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ. طلباء کو لوڈ شیڈنگ سے درپیش مشکلات پر نیپرا نے نوٹس لے لیا. نیپرا نے بجلی کمپنیوں کو لوڈ شیڈنگ پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. امتحانی پرچوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو برقرار رکھنے کا کہہ دیا. بجلی کمپنیوں کی جانب سے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سامنے آیا. نیپرا نے طلباء کو لوڈ شیڈنگ سے درپیش مشکلات کا نوٹس لے لیا. نیپرا کی بجلی کمپنیوں کو لوڈ شیڈنگ پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کی گئی. امتحانی پرچوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو برقرار رکھا جائے. نیپرا کی جانب سے کہا گیا کہ امتحانی پرچوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو برقرار رکھا جائے. امتحانی سیشن کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کو یقینی بنایا جائے. جی ہاں, آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ بجلی کمپنی کی جانب سے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سامنے آیا, جس میں طلباء کو لوڈ شیڈنگ سے درپیش مشکلات پر نیپرا نے نوٹس لے لیا. نیپرا نے بجلی کمپنیوں کو لوڈ شیڈنگ پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کر دی. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. نیپرا کو امتحانی سیشنز کے دوران لوڈ شیڈنگ کی شکایات ملی ہیں. نیپرا اعلامیہ لوڈ شیڈنگ نے امتحانات والے طلباء کو مشکلات میں درپیش مسائل کے لیے نمایاں رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور بجلی کمپنی اپنے صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے پابند ہے. نیپرا کی جانب سے کہا گیا, مزید کہا گیا کہ کوئی بھی رکاوٹ طلباء کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے.
औरंगी टाउन में बच्चे को अगवा करके कत्ल करने वाला घर का दामाद निकला। मुलजिम ने रकम न मिलने पर 12 साला बच्चे को कत्ल करके लाश फेंक दी। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। को अगवा करके 7 से 15 लाख रुपए तवान तलब करने वाला दामाद पकड़ा गया। रकम न मिलने पर 12 साला उबैद को कत्ल करके लाश नूर मोहम्मद ग्राउंड में फेंक दी गई थी। अहले मोहल्ला ने बताया कि 12 साला उबैद 2 रोज कबल गली में खेलते हुए अचानक गायब हो गया था। कुछ ही देर बाद 15 लाख रुपए तवान की कॉल मौसूल हुई। बहुत ज़्यादा गमज़दा वाक़या है ये। घर वाले क्या बोलते हैं, अहले मोहल्ला जो है ना इस टाइम बड़े गम में मुब्तला है, क्योंकि एक मासूम जान जो है ना बहुत अहमियत की हामिल है। 15 लाख की जो ना उन्होंने डिमांड रखी थी, फिर आज 2 दिन के बाद जो ना नहीं पैसे नहीं दिए। सुनने में आया है कि इनकी वालदा जो ना लेके गई थी पेमेंट, तो मगर जो ना फिर बच्चे को शहीद कर दिया गया। उबैद के वालिद ने बताया कि उबैद बहन भाइयों में सबसे छोटा था। 2 रोज कबल लापता हुआ और आज लाश मिली। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चे को हमारे शाम 6 बजे से घर से लापता हुआ, उसके बाद से वो नहीं मिला मुझे। रात 11 साढ़े 11 बजे तक मैं उसको ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला। 11:50 में फ़ोन आया कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। आज मुझे 10 तारीख को पता चला, SHO साहब ने बताया कि इसमें ये मुलविस हैं, ये लोग आपके इसमें दामाद शामिल है, 4-5 लड़के शामिल हैं और आपके बच्चे मंगोपीर थाने को दूध खैराबाद से मिला लाश। SP AVCC के मुताबिक 8 मई को मोमिनाबाद से बच्चे को अगवा किया। बच्चे की वालदा 1 माह कबल बैरून मुल्क से वतन पहुंची थी। मुल्जिमान के पास घर की तमाम तफसीलात थीं। वालदा 15 से 20 लाख रुपए लेकर कराची पहुंची थी। मुल्जिम ने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे को अगवा किया। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करके दोनों को गिरफ्तार किया और निशानदगी पर लाश बरामद की। वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन सज्जाद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद सरमायाकारी कैसे करें, ताजरों ने सवाल उठा दिया। आइंदा नुमा एक्सपोर्टर्स को 19 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में वसूली की शदीद मनफी असरात का खदशा। कार्टी एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं कि कोई भी सरमायाकार 22% बुलंद शरह सूद और इतनी महंगी बिजली पर सरमायाकारी नहीं करेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद, ताजुरों के बढ़ने लगी परेशानी, सरमायाकारी को भी लग गए ब्रेक। एक्सपोर्टर ने हर माह तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में वसूली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं महंगी बिजली से पहले ही परेशान थे। इस पर माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में अगले 9 माह तक ये बोझ मुश्किलात पैदा कर देगा। हाई पावर रेट, एनर्जी रेट्स के ऊपर, जहाँ पे आपकी गैस ऑल टाइम हाई पे चल रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, उधर आप और फिर हमारे ऊपर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगाएं पिछले साल का, जिसकी बुक्स हम क्लोज कर चुके हैं, जो माल बन के बिक चुका है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 रुपये जो है वो हम पिछले साल का इस साल पे करें? ये कहीं पे भी नहीं होता, ये कहीं पे जस्टिफाइड नहीं है। आप जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, आप कैसे जो है वो ये इसको जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि आप जो पिछले साल आपने काम किया था उसका 18 रुपये आप आज पे कर दें? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि सऊदी अरब से सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए फोकस किया गया है। ये भी समझाया जाए कि इतनी महंगी बिजली और साथ ही 30% कॉर्पोरेट टैक्स पर कोई बाआसानी सरमायाकारी नहीं करेगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब जैसी मुल्क, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो सिंगल डिजिट में है, जहाँ पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स कोई भी नहीं है, वो अपना पैसा सऊदी अरब से निकाल के पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा, जबकि वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर? तो हमें ये देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो क्या इस इकॉनमी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो ये जो हम पहले से गलतियां करते आ रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू ना करें। एक्सपोर्टर ने तजवीज़ दी है कि मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत को शरह सूद में हर सूरत कमी करना होगी। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गाड़ियों की कीमतें कम लेकिन आवाम समरात से महरूम। बड़े डीलर्स ने अपने सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट करवाकर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। कम कीमतों के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। आवाम के लिए कम कीमत में गाड़ी खरीदना ख्वाब बन गया। तफसीलात के लिए देखिए अयाज राना की रिपोर्ट। और सुजुकी की गाड़ियों की कीमतों में कमी भी ड्रामा करार। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद का कहना है किया मोटर्स ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। किया का स्टॉनिक मॉडल आवाम को महंगे दामों पर फरोख्त हो रही है। कंपनी ने 15 लाख रुपए कम तो किए, मगर तमाम गाड़ियां सरमायाकारों और मुनाफाखोरों के पास चली गयी। जिस दिन ये बुकिंग इन्होंने खोली उस दिन रात शाम 5 बजे बुकिंग बंद कर दी
اور جتنی بھی گاڑیاں ان کے پاس جو اسٹاک میں کھڑی تھیں وہ تمام گاڑیاں بک گئیں، اور ہمیں یہ لگا کہ واقعی یہ عام پبلک اور جو مین کسٹمرز ہے، جو پبلک سے ہے، ان کو یہ گاڑیاں ملیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام گاڑیاں ان کے جو آتھرائز ڈیلر ہیں ان کے انویسٹروں نے یہ گاڑیاں خریدی۔ آج یہ گاڑیاں بازار میں 7-7 لاکھ روپے آن پہ بک رہی ہیں۔ کار شورومز ڈیلرز کا کہنا ہے کہ یہ عوام کے ساتھ عجیب فراڈ ہوا ہے، کم قیمتوں کے نام پر بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ گاڑیاں سب سے زیادہ ریسیل جن کی ہے، جیسے ٹویوٹا ہے اور ہونڈا ہے، ان کی ریسیل میں مطلب ان کی جو پرائز ہے وہ بالکل ہی نیچے آنے کو تیار نہیں۔ اب جو نہ بکنے والی گاڑیاں ہیں وہ تو نیچے آ رہی ہیں۔ چیزیں جو ان کی سیل نہیں ہو رہی تھی، جس میں اسٹونک ہے یا سوئفٹ ہے، اس کو چلانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ ایک بہت بڑا انہوں نے دھوکہ کیا ہے نا، ایسا عظیم دھوکہ کہ کوئی شاید سمجھ نہیں پائے۔ شو روم ڈیلرز نے ہونڈا اور ٹویوٹا کمپنی سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی تمام ماڈلز کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ عوام کو اصل میں سستی گاڑیاں مل سکیں۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ میں کمی پر اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے کمرشل اور اسلامک بینکوں کو 619 ارب 85 کروڑ روپے فراہم کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق منی مارکیٹ سسٹم میں سرمایہ کی کمی کا سامنا تھا، جس پر اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے کمرشل اور اسلامک بینکوں کو مجموعی طور پر 619 ارب 85 کروڑ روپے فراہم کر دیے۔ کمرشل بینکوں کو 7 روز کے لیے 64 ارب 80 کروڑ روپے 22.07% دینا ہوگا۔ ساتھ ہی کمرشل بینکوں کو 28 روز پر 525 ارب 5 کروڑ روپے 22.7% پر فراہم کیا گیا، جبکہ اسلامک بینکوں کو 7 روز کے لیے 30 ارب روپے 22.08% پر فراہم کیے گئے ہیں۔ انسانیت کا دکھ، مشکل میں کام آنے کا جذبہ، ہمدرد پاکستان کا ایک اور انسان دوست اقدام، ملک بھر میں جاری گرمی کی شدید لہر کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ 5 مئی سے کراچی سمیت 12 سے زائد شہروں میں حالیہ گرمی کی لہر کا مقابلہ کرنے مشروب مشرق روح افزا کی فری سیمپلنگ مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم کا بنیادی مقصد موسم گرما کی انسانی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنا ہے، بالخصوص شہریوں کو لو سے تحفظ فراہم کرنے کا مشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روح افزا کی روایتی ذائقے سے اہل وطن کی ثقافتی اور تاریخی وابستگی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کراچی سمیت حیدرآباد، سکھر، لاہور، گوجرانوالا، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، پشاور، جہلم، کوئٹہ اور سوات میں مہم زور و شور سے جاری ہے۔ روح افزا ایونٹ پہنے ہمدرد کے کارکنان سڑکوں، چوراہوں، سکولز، یونیورسٹیز، پبلک مقامات، شاپنگ سینٹرز، بازاروں اور مساجد کے اطراف حدت سے پریشان لوگوں کو روح افزا پلا کر انہیں راحت دینے میں مصروف ہیں۔ مہم کے دوران روح افزا کے ہزاروں گلاس شہریوں کو پیش کیے جا رہے ہیں۔